एम्बुलेंस की और एम्बुलेंस के ड्राइवर की उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम फ़ौरन से मंगवाते हैं एम्बुलेंस। और आज हम एम्बुलेंस की जब बात करेंगे तो ईद ही एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। क्या कभी ये सोचा कि जो एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचा कौन है, ये किन मराहिल से गुजर कर आ रहा है, इसके कितने बच्चे हैं, इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसके शहर में क्या क्या है, और ये अपनी ज़िंदगी में इस एम्बुलेंस को चलाते चलाते क्या कुछ देख चुका है। इसकी ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं उसके एक्सपीरियंस की बात आज हम लाजमी करेंगे। मुलाकात कराएंगे एक ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर से जो ड्राइवर नहीं बल्कि हीरो है। 15 साल से ईदी सेंटर से वाबस्ता है और इसने शहर में सब कुछ देखा। वो हमें अपनी ज़बानी बताएंगे कि उन्होंने इस शहर में क्या कुछ देखा। बच्चों के चेहरे जो है ना हमारे दिमाग के अंदर जो है ना घूमते रहते हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम दोबारा बच्चों से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। जैसे ख़तरनाक इलाके होते हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे फायरिंग हो रही होती है, बम ब्लास्ट हुए हुए होते हैं, वहाँ जाके लाशें उठाना, डेड बॉडीज़ उठाना। यार अचानक कंट्रोल के अंदर एक इत्तला आ गई, बोला लाइट हाउस पे गाड़ियाँ भेजो। वहाँ पे हम लोग गए, रवाना हुए। वहाँ ब्लास्ट हुआ था। जब तो हम वहाँ पहुँचे तो एक और ब्लास्ट हो गया। इसी तरह उनको देख के जो है ना आज हमारा भी दिल जो है ना कमज़ोर पड़ जाता है कि देखते हैं, अल्लाह नहीं करे कोई दूसरा हो जाए, पर जो है कि अल्लाह बड़ा साथ देता है हमारा और उसके फरिश्ते भी साथ देते हैं। और इसी तरह जो है काम चल रहा है, हौसले से काम चलता है। बाकी हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला सेहतियाब रखे और हमें भी सेहतियाब रखे जो उन बच्चों की परवरिश कर सकें। केस ऐसा था यार, एक दफ़ा मैं सिविल हॉस्पिटल के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ पे एक इत्तला आई हमारे पास, रंछो लाइन के अंदर जो है ना डेड बॉडी की इत्तला आएगी। तो वहाँ से हम जो है ना एक एम्बुलेंस लेके और हम एक बंदा बिठा के साथ में और एक बंदा बैठ के हम दोनों जो है ना रंछो लाइन की तरफ रवाना हो गए। तो वहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो बच्चा नौज़ादा बच्चा होता है, पैदा हुआ हुआ। उस वक्त मेरे को फिर जो है ना बड़ा अफसोस हुआ था और मैं रोने भी लगा था कि इस मासूम जान का क्या कसूर था जो इसको इस तरीके से फेंक दिया। अगर इससे इतने ही बेजार थे तो ईदी के कम से कम झूले में ला के उसको डाल देते। मुझसे सवाल किया पुलिस वाले ने, हम बॉडी थाने ले गए। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि बेटा ये बताओ कि ये बच्चा जिंदा था या मरा हुआ पैदा हुआ था। कुछ अर्से पहले जो है कि बलूचिस्तान निशान उरानी के अंदर भी जो है ना बम ब्लास्ट हो गया था, जिसके अंदर जो है कि हम कराची से रवाना हो गए थे। तो जो है वहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहाँ पे तो क़यामत का मंजर था। मेरे टखने जो है ना खून के अंदर पूरे डूबे हुए थे। उस वक्त भी काम करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, एक ब्लास्ट हो गया है, अल्लाह नहीं करे कोई दूसरा ना हो जाए। दूसरा हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और मेरे पीछे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। 13 साल हो गए हमारी शादी को, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है ना अच्छी ही गुजरी, अल्लाह का शुक्र रहेगा। हमारी जो गवर्नमेंट रहेगी वो मैं चाहता हूँ कि अगर हम किसी हादसे में या दौरान वाक़े में ख़त्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है हमारा, तो हमारे पीछे बच्चों का साथ दे। जिस तरह मैं आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी आवाम की खिदमत करें। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं ईदी के साथ हूँ। मोहम्मद फैसल को आप लोगों ने सुना और यकीनन ये वो हीरो हैं जो कि वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोग ही हम सब के लिए एक मिसाल हैं, एक ऐसा रोल मॉडल है हमारे लिए कि इनसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। फैसल ईदी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से आपसे ना बात हुई ना मुलाकात हुई, सर कहाँ थे आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ मौजूद, अपने दफ्तर में ही होता हूँ, कराची में ही होता हूँ और अपने कामों में ही रहते हैं। और बस जो है आप लोगों की दुआ है कि हमारा काम सिलसिला चल रहा है। सही। अच्छा फैसल भाई, जो कहानी हमने अभी सुनी मोहम्मद फैसल की, ज़ाहिर हीरो हैं वो, सिर्फ आपके नहीं पूरे कराची के, पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, वो खिदमत कर रहे हैं आवाम की।
क्या हर ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी है कि हर ड्राइवर ऐसे ही फेस कर रहा है इन हालात को? जी, जी, बिल्कुल ये बहुत परेशान होते हैं, ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आजकल जो ये मकानात तोड़ रहे हैं, कभी केसीआर में तो कभी कहीं पे नालों पे, तो हमारे बहुत सारा स्टाफ जो है वो उन पे भी जो है वो रहता है और वो भी परेशान है कि हमें बेघर कर देंगे, हमारे बच्चों को बेघर कर देंगे। तो इस तरीके से भी जो है वो लोग बेचारे परेशान हैं और ये वर्किंग क्लास है, पाकिस्तान की पूरी वर्किंग क्लास परेशान ही है। उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो हल होके ही नहीं दे रहे हैं। तो फैसल भाई, ये जो आप परेशानी की बता रहे हैं, ये जिस तरह से इनके घरों को मिसमार किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, तो यकीनन हुकूमत वक्त को इसके मुतबादिल तो कुछ फराहम करना चाहिए। इस मामले पर बात हुई कोई? हुकूमत नहीं, इनकी पॉलिसी में नहीं है वो प्लॉटिंग इनको हालांकि करनी चाहिए क्योंकि इंसान है और कराची के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो मकानात तोड़े जा रहे हैं और हर मकान में 2-2 से 3-3 फैमिलियाँ रहती हैं। तो यकीनन उनको मुतबादिल जगह देना चाहिए और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कराची में डेवलपमेंट के, नालों के एक्सपेंशन के, तो ये प्रोजेक्ट अफेक्टीज़ हैं और इनका हक़ है कि इनको जो है वो मुतबादिल जगह दी जाए। और इंसान है, ये फैमिलियाँ हैं और इनकी फैमिलियों में इनकी फैमिलियाँ भी बड़ी-बड़ी होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं ये लोग। सही तो फैसल, एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है वो चाहे ये ड्राइवर्स हों, चाहे कोई भी ऐसा शख्स जो कि एक ऐसी जगह पर रहता हो जिसको मिसमार कर दिया जाए, पर मुतबादिल फ़राहम ना किया जाए, वो खुले आसमान तले बीवी बच्चों के साथ कैसे गुजारा करेगा, ये बहुत बड़ा अलमिया है। फैसल में, लेकिन मुझे ये बताएं, जब हम आपके स्टाफ की बात कर रहे हैं और हम एक ईदी एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसने कोविड में बहुत काम किया है, कोविड का के वो हालात जिसमें ज़ाहिर है सब घबराते थे, ऐसे में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई आपके स्टाफ को काम करने में? क्योंकि शुरू में ख़दशा तो ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़ा सा कम तो हुआ लेकिन स्टिल मुश्किलात तो रहीं। कोविड में कैसे फेस किया इन सारे मामलात को? कैसे आपने मोटिवेट किया अपने स्टाफ को कि नहीं हमें करना है, उस तरह से जिस तरह हमने माजी में किया? बिल्कुल, कोविड में जब ये शुरू में हम सभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि किस तरह क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं हैं। जब शुरू में आया तो यहाँ पे मटेरियल मार्केट में जो पर्सनल प्रोटेक्शन की जो गियर्स होते हैं वो मार्केट में गायब हो गए। उनकी प्राइसेस जो हैं वो 10-10 गुना हो गई और वो मिल नहीं रहे थे। तो बहुत सारे परेशानियाँ हुई। हमने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़ायद शहरों में हमने अपना नेटवर्क को जो है वो फ़ाल रखा। हमें कुछ परेशानियाँ ज़रूर हुई, बहुत सारी जगहों पे हमारा स्टाफ खौफज़दा हो गया था। हमारे 3 लोग भी जो है वो इसमें शहीद हुए कोविड की वजह से, एक पेशावर में, एक मुल्तान में, एक कराची में। और लेकिन हमने काम जो है वो जारी रखा और जो बाकी जिनकी हिम्मत टूट गई थी उनके साथ मिल के मैंने खुद सबसे पहला पेशेंट जो है वो कराची में जो था, जो सेकंड पेशेंट जो कराची में घर से एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया गया था, वो मैंने खुद अपने खुद जो है वो किया था। तो इसको देखते हुए हमारे वॉलंटियर्स में ये जज्बा था कि जब फैसल भाई कर सकते हैं तो हमें भी जो है वो करना चाहिए। और फिर आउट ऑफ सिटी में भी बहुत सारे मसाइल हुए, तो साद ईदी है, अहमद ईदी है, इन्होंने भी जो है वो बहुत अहम रोल अदा किया। ज़ाहिर है जिसके साथ नाम जुड़ गया ईदी का, वो काम तो करता है उसी तरह से जिस तरह ईदी साहब ने किया। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि आप पहले मिसाल बने ना, फिर आपको देख के उन्होंने सीखा। अच्छा फैसल भाई, मुझे बताएं, कोविड की हम बात करें, वो पहली लहर जिसमें इंतहाई ऐसे मनाजिर थे कि यकीनन हम बस दुआ करते थे कि अल्लाह करे कि वबा किसी तरह पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। उस लहर में बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ का रेशो था और वो डेड बॉडीज़ यकीनन एम्बुलेंसेस में लेकर आना फिर जाना, ये भी एक मुश्किल मरहला था। उसकी निस्बत अब उन डेड बॉडीज़ की रेशो में कमी देखी गई है। अब जो फिगर्स हैं वो क्या हैं? अभी फिगर्स दोबारा से कुछ 1-2 दिन से जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए हैं, लेकिन वो मखसूस एरियाज़ के अंदर हैं। मुमकिन है उनको जो है वो लोगों ने अच्छा रिस्पांस किया है, मास्क हर कोई पहन रहा है, लेकिन हाथ मिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप जो है वो हाथ टच कर लें, बस पिछली साइड पे या कोनी मिला लें। फैसल भाई, कराची के किन इलाकों की बात आपने की है जहाँ पे आपने डेथ का रेशो फिर ज़्यादा देखा है? कौन से ऐसे इलाके हैं? मेरे पास अभी तो लिस्ट नहीं है, लेकिन पिछले दिनों पूरे पाकिस्तान का जो मैं फिगर देख रहा था तो मुझे ओवरऑल इसका रेशो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नज़र आया। तो हमें अभी भी जो है वो एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में इसका असर जो है वो कम हो जाता है और एहतियात लाजमी करने। एक आखिरी बात फैसल भाई, एक आखिरी बात प्लीज़ बताइएगा क्या मैं कंटिन्यू प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए पहले थोड़ा सा। जी प्लीज़।
पूरे पाकिस्तान में हमने जो है वो खलूस दिल से काम किया बिल्कुल है। हमारे सारे वर्कर्स ने, मैं ईदी फाउंडेशन में सरबराह की हैसियत से मैं इन सब को सलूट पेश करता हूँ कि कहीं पे भी उन्होंने जो है वो पीछे नहीं हटे। और दूसरा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान, हमने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी बिल्कुल जो सही है बात। वो इमदाद फराम की कोविड के इशू के ऊपर, जिसमें जो है वो बरतानिया है, जो है वो इटली है, ईरान है, चाइना को ऑफ़र की, लेकिन उनका अभी भी जो है वो पेंडिंग चल रहा है। और जहाँ मुख्तलिफ जहाँ मुल्कों तक में आप हमने लोग काम इनकी कर मदद सके की। फैसल भाई, आप लोगों ने काम की, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। मुझे बस एक आखिरी बात ये बता दें, क्या आपने, फैसल ईदी साहब ने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से कि ईदी के स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लोगों से, वो इससे पीछे हट नहीं सकते, इन सब को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाए, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, बिल्कुल, गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता किया, सिंध गवर्नमेंट ने, कि आप अपने तमाम वर्कर्स को कहें कि वैक्सीन लगाएं। तो कुछ ने हमारी वैक्सीन लगाई है, लेकिन ज़्यादातर खौफज़दा हैं, वो नहीं लगा रहे। और मैंने भी अपनी जो है वो दरख्वास्त की हुई है कि मैं ख़ुद भी जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो वो अरेंजमेंट हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मुझे भी और हमारी आपको जो भी वो टीम है उनको भी लग जाएगी। ठीक है फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे।